दोस्तों, गाज़ा पट्टी में चल रहे इजराइल और हमास के बीच के युद्ध को आज पूरा 1 महीना हो गया। जाहिर सी बात है, तमाम लोग कह रहे थे कि कहाँ इजराइल की ताकत और कहाँ हमास जैसा एक छोटा सा संगठन, ये युद्ध 1 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। लेकिन अब जो बात देखने में आ रही कि जब गाज़ा पट्टी में इजराइल ज़माने बाद एंट्री ले रहा है, 2005 में इसने गाज़ा पट्टी खाली किया था, तो उसके बाद जब इजराइल फिर से घुस रहा है तो ज़मीनी लड़ाई उतनी आसान नहीं है। हमास ने पूरे गाज़ा में टनल्स, सुरंगें बिछा रखी हैं और सुरंगों के अंदर से निकल के गुरिल्ला युद्ध हो रहा है। हमास के वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें वो बच्चों के स्कूल में, अस्पतालों में, मस्जिदों में, चर्चेज़ में वहाँ से बैठ के हमले कर रहा है या वहाँ पे अपने हथियार रख रहा है। तो ऐसे हालात में कोई भी फ़ौज हो उसको दिक्कत आती है। आपको देखना होता है कि साहब नागरिक मारे जाते हैं, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि साहब जो आम जनता है उसकी कैजुअल्टी कम से कम हो। इसके अलावा इजराइल को ये भी देखना है कि उसके जो 250 से ज़्यादा बंधक हमास की कैद में हैं उनको कोई हानि ना पहुँचे। तो ये एक फूक फूक के कदम रखने वाली बात है। उसके बाद भी एक एस्टिमेट के अनुसार 7,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। 2-3 चीज़ें जो इसके अलावा देखने में नज़र आ रही हैं कि साहब पूरी दुनिया से इजराइल के लिए अपील की जा रही है कि साहब आप युद्ध विराम कर दें, युद्ध रोक दें। और इजराइल में नेतन्याहू का बयान है कि जब तक हमारे बंधक, हमारे इजरायली जो औरतें और बच्चे आपने 7 अक्टूबर को आप ले गए थे, कैद कर लिया आपने, जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे हम युद्ध विराम के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया में कोई भी आदमी या कोई भी संगठन या कोई भी मुल्क, कोई भी नेता हमास को ये राय देता हुआ नहीं पाया जा रहा है कि साहब आप बंधकों को छोड़ दें और इस युद्ध को समाप्त कराने का प्रयास करें। बल्कि बंधकों के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं पूरी पश्चिमी दुनिया में, अमेरिका में और यूरोप में, आपको तमाम लोग नज़र आएंगे वो घूम घूम के उन पोस्टरों को फाड़ रहे हैं। मतलब इजराइल से जो दुश्मनी है वो एक अलग है, और वो औरतें और बच्चे जो बंधक हैं उनको लेके भी एक दुनिया के एक हिस्से में किसी भी प्रकार की सहानुभूति तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनकी कोई परवाह ही नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें आप एक बार इस्लामी मुल्कों का रुख भी देख लें। ऐसा शायद ही कोई इस्लामी मुल्क होगा जिसने खुलकर इस मुद्दे पर इजराइल से युद्ध विराम के लिए ना कहा हो, फ़िलिस्तीनियों की जान माल के बारे में चिंता न ज़ाहिर की हो। लेकिन हकीकत में ये इस्लामी मुल्क क्या कर रहे हैं ये भी गौरतलब है। गाज़ा पट्टी से सटे हुए जो मिस्र है, इजिप्ट है, उसने पहले दिन से साफ कह दिया कि साहब हम किसी फ़िलिस्तीनी को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। वो पहले भी नहीं देता रहा है, बल्कि उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी हैं। जो टनल्स, जो सुरंगें बनाई वहाँ से गाज़ा पट्टी से सुरंग इजिप्ट जाने के लिए फ़िलिस्तीनियों ने, इजिप्ट ने उसमें पानी भर दिया है। तो उन्होंने एक भी शरणार्थी को लेने से मना कर दिया। उधर फ़िलिस्तीन के बगल में आप देखिए जॉर्डन है, जॉर्डन नदी के बगल में, तो जॉर्डन ने भी पहले दिन से कह दिया कि साहब हमारे यहाँ से अगर आपके यहाँ कोई कैजुअल्टी होती है, अगर आपके यहाँ कोई झगड़ा होता है, अगर आपके यहाँ कोई बमबारी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन से भी हिजबुल्ला जो है रॉकेट्स फेंक रहा है और इजराइल पलटवार कर रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि साहब अगर फ़िलिस्तीन में कोई दिक्कत होती है तो कम से कम जॉर्डन में उनके लिए जगह नहीं है। जॉर्डन के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सन 1967 के युद्ध के बाद 3 लाख फ़िलिस्तीनी जाके जॉर्डन में शरण लिया था उन्होंने, और 1967 और 1970 के बीच में उन्होंने वहाँ पे एक समानांतर सरकार चलानी शुरू कर दी थी। वो इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने जॉर्डन के जो शाह थे जिन्होंने उनको पनाह दी थी, उनकी जान पर 2 बार हमले कर दिए। बाद में जॉर्डन को पाकिस्तानी फ़ौज बुलानी पड़ी, और उस समय जो पाकिस्तानी फ़ौज के ब्रिगेडियर थे, जो बाद में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, जनरल जियाउल हक, उस समय वो ब्रिगेडियर हुआ करते थे, वो फ़ौज लेके आते हैं और एक ही दिन में करीब 24,000 फ़िलिस्तीनियों को उनके शरणार्थी शिविर पर हमला करते हैं और 24,000 फ़िलिस्तीनियों को मार देते हैं, आदमी, औरत, बच्चे। उसको ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, आप गूगल कर सकते हैं। तो जॉर्डन ने भी इस बार साफ कह दिया कि साहब हम किसी भी फ़िलिस्तीनी को शरण नहीं देंगे। और सबसे महीन रोल तो इसमें आपको देखिए सऊदी अरब का नज़र आता है। सऊदी अरब के बगल में आपने देखा, नक्शा उठा के देखें, यमन है। अब यमन में हूती विद्रोही हैं। ये हूती विद्रोही शिया विद्रोही हैं जिनको हिजबुल्लाह की तरह ही ईरान से मदद मिलती है, ईरान से हथियार, पैसे मिलते हैं।
तो हूती विद्रोही यमन से इज़राइल की तरफ मिज़ाइल फेंकते हैं। गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वो इज़राइल की तरफ रॉकेट फेंकते हैं। और ये रॉकेट मार के गिराता कौन है बीच हवा में? सऊदी अरब। सऊदी अरब यमन से हूती विद्रोही द्वारा फेंके गए रॉकेट जो कि इज़राइल की तरफ जा रहा था, उसको सऊदी अरब बीच में मार के गिरा देता है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीनियों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है, और फिर सऊदी अरब एक मुल्क ऐसा सामने आया जिसने इज़राइल को बचाने के लिए हूती के यमन के शिया विद्रोहियों का रॉकेट ही बीच में मार के गिरा दिया। तो एक लिप सर्विस, एक ज़ुबानी जमा खर्चा आप छोड़ दें तो जितने मुस्लिम मुल्क नज़र आ रहे हैं उनका एक तेवर कुछ ऐसा है कि उन्हें लगता है कि साहब इस युद्ध में गाज़ा पट्टी की जो फ़िलिस्तीनी समस्या है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए। और वो मदद करना तो दूर की बात, वो इज़राइल को मदद करते देखे जा रहे हैं। बल्कि अगर आप रेड सी देखेंगे, ये जो सऊदी अरब के पास है, अब कि इज़राइल से इसकी बहुत दूरी है, लेकिन उस रेड सी में इज़राइली नेवी पहुंच गई है, उस रेड सी में अमेरिकन नेवी पहुंच गई है। और इरादा ये है कि साहब अगर यमन से रॉकेट चलेंगे तो इज़राइली और अमेरिकन जो नेवी है उसको मौके पे मार गिराएंगे, और इतना ही नहीं, वो जो रॉकेट के लॉन्च पैड्स हैं उनको भी तबाह कर देंगे। तो जब से इज़राइली और अमेरिकन नेवी रेड सी में पहुंची है, तब से हूती जो विद्रोही हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का रॉकेट फेंकने का कोई भी जोखिम नहीं उठाया। अब आते हैं हम एक वर्ल्ड व्यू पे। तो अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं डेमोक्रेट्स की सरकार है, जिसके कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो ये डेमोक्रेट्स की इनका जो रुझान रहता है, बड़ा लिबरल पार्टी माना जाता है इनको, और इनको प्रो इस्लाम और प्रो मुस्लिम्स और प्रो शरणार्थी, प्रो रिफ्यूजी पार्टी माना जाता है। माना जाता है कि सब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको कंजर्वेटिव पार्टी माना जाता है, जो बाइडेन डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हैं। तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का वहाँ ऐसे चलता रहता है जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कांग्रेस और भाजपा का। तो वहाँ माना जाता है कि सब जो डेमोक्रेट्स हैं ये शरणार्थियों को इनका स्वागत करते हैं, ये मुस्लिम शरणार्थियों का स्वागत करते हैं, ये लिबरल हैं। पर लिबरल पार्टी डेमोक्रेट्स की सरकार में जिस तरह खुल के अमेरिका और जो बाइडेन इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह अपनी नेवी को उन्होंने इसमें लगा दिया, वो भी नेवी में भी उनके वो वॉरशिप्स आए जिसमें परमाणु हथियार है, तो ये दिखाता है। और फिर आप इंग्लैंड में देख लें, वहाँ पे लेबर पार्टी है, उसको भी माना जाता है प्रो मुस्लिम माना जाता है, प्रो शरणार्थी माना जाता है। और लेबर पार्टी ने भी खुल के इस बार हमास की आलोचना की और किसी भी तरह से हमास को डिफेंड करने के लिए किसी भी तरह उनका बचाव करने से इनकार कर दिया है। तो जर्मनी में भी आप देख लें, तो कुल मिलाकर पश्चिमी जगत में पहली बार एक जिसे कहना चाहिए एक नया नज़रिया उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे जो परंपरावादी हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि लिबरल्स हैं, वो दोनों ही कहीं ना कहीं हमास से नाराज़गी जता रहे हैं, हमास से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और मुस्लिम शरणार्थियों पे भी आने वाले सालों पे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अब अगर हम इसको भारत के लिहाज से देखें तो जाहिर है आपने देखा होगा बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इरफान पठान से लेके जावेद अख्तर तक, और तमाम चर्चित जो पत्रकार हैं वो बहुत खुलकर फ़िलिस्तीन का बचाव कर रहे हैं, इज़राइल की निंदा कर रहे हैं। और इसमें मेरा पहला भी कहना रहा है कि साहब जिनको 35 साल में पड़ोस में कश्मीर नज़र नहीं आया, जिनको पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा हुआ अत्याचार नज़र नहीं आया, जिस पे आपको याद होगा तस्लीमा नसरीन ने एक किताब भी लिखी थी लज्जा, और जिसके बाद उनका बांग्लादेश निष्कासन हो गया था, और जिनको अफ़गानिस्तान नज़र नहीं आया, जिनको अफ़गानिस्तान से अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहब रख के भागते हुए सिख नज़र नहीं आए, उनको 5000 किलोमीटर दूर गाज़ा पट्टी एकदम साफ नज़र आ रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप पाकिस्तान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, यमन देख लें, इराक़ देख लें, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, सूडान देख लें, तो इसमें जैसा मैं 12 साल में 6 लाख मुसलमानों को मार दिया सिविल वॉर में, जो कि सीरिया में चल रहा है, जिसमें राष्ट्रपति अल बशर अपनी सरकार बचाना चाह रहे हैं। लेकिन 20 साल में आप माने कि 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं इन युद्धों में। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कुछ नहीं बोलता
तो इसलिए क्योंकि इन तमाम जगहों पे जो मुसलमान मर रहा है वो मुसलमानों के हाथों मर रहा है। इज़राइल में, गाज़ा पट्टी में, फ़िलिस्तीन में ये बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। वहाँ पे जो इस्लामिक ताकतें हैं वो यहूदियों से लड़ रही हैं और इसके चलते इतना विरोध आपको नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से भारत पे नज़र आ रहा है। एक बात देखें तय है, इज़राइल को दिक्कतें आ रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। युद्ध अपेक्षा के अनुसार लंबा चल गया है, इसमें भी अपेक्षा के विपरीत लंबा चल गया है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं हमको होना चाहिए कि इज़राइल जिन हालातों में बना था, यहूदियों ने इज़राइल बनने से पहले जिस तरह का होलोकॉस्ट झेला था, यहूदी ऐतिहासिक रूप से जिस तरह का एक टॉर्चर झेलते आए हैं और जिस तरह की मानसिकता उन्होंने एक अपनी पैदा की है, तो नंबर एक, या वो अपने जितने बंधक हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनको छुड़ाए बिना ये युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि इज़राइल डेफिनेटली पूरी कोशिश करेगा कि जो हमास की समस्या है ये वंस एंड फॉर ऑल एक हमेशा के लिए इस बार तय हो जाए। और मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनको तमाम इस्लामी मुल्कों का भी समर्थन मिल रहा है, अमेरिका का भी समर्थन मिल रहा है, यूरोप का भी समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में आज से ठीक एक महीने पहले हुई जो घटना थी जिसमें हमास ने ढेर सारे रॉकेट्स फेंक दिए थे, 5000 रॉकेट मार दिए थे, इज़राइल में घुस के औरतों और बच्चों को किडनैप कर लिया था, एक बार इनके जो सिंपथाइज़र्स हैं, इनके साथ जो सहानुभूति रखते हैं या इनको जो इनकरेज करते हैं, और ख़ास तौर से ईरान, ये ईरान ही है जिसका पैसा हमास को और हिजबुल्लाह को और हूथी को मिलता रहता है, जहां इनकी ट्रेनिंग होती रहती है। हालांकि हमास की ट्रेनिंग पाकिस्तान में भी देखी गई है। तो एक बार इनको फिर से अपनी नीति पर विचार करना चाहिए कि इस तरह के जो तमाशे होते हैं और इस तरह का जो दुस्साहस होता है वो कितने बेगुनाहों की मौत का सबब बनता है।